मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा संपन्न करके आज स्वदेश रवाना हो चुके हैं। उनकी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव मैक्सिको रहा। मोदी ने ट्वीट करके मैक्सिको को धन्यवाद कहा, लेकिन उससे पहले जो अमेरिका में देखने को मिला वो वाकई में काबिल तारीफ था। जिस तरीके से उनका भाषण रहा, जिस तरीके से उनको अभिवादन मिला, जिस तरीके से तालियां बजी, स्टैंडिंग ओवेशन रहा और लगभग सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए अपने भाषण में, स्टैंडिंग ओवेशन के, तालियों के। लेकिन इस भाषण से, इस यात्रा से हमें क्या मिला, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। थैंक यू। बहुत दिनों बाद जी, बहुत दिनों बाद। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि कहाँ चले गए हैं, तो आप कहाँ चले गए हो? जी थोड़ा सा यहाँ पे गायब तो आप हुए थे। जी गायब हम हुए थे, लेकिन अभी जो है बीच में थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी भी गायब हो गए थे, हमारे न्यूज में ज्यादा नहीं थे। हाँ। और बहुत सारी और चीजें थी कुछ, और अब अचानक से जो है पिछले 5 दिन जो है वो बड़े अहम रहे हैं। और कल जो टीवी पे था पूरी रात भर हम देख रहे थे, जो 5 देशों का पड़ाव था वो आखिरी से पहले वाला जो था अमेरिका में, उस पर आज हम बात करेंगे। कैसा लगा आपको, स्पीच कैसी लगी? भाई एक तो पहले ये कहूं कि मुझे ज्यादा अच्छी लगती है जी। हाँ, मैं समझ पाई हूँ कि अंग्रेजी में बोलने की क्यों जरूरत उन्होंने महसूस की। जी। अक्सर तो दोनों कांग्रेस यानी दोनों हाउस से बात करते हैं बड़े लीडर, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। जी। ये जर्मनी के लीडर, फ्रांस के लीडर वहां पे जब जाते हैं जी तो अंग्रेजी में बोलने की थोड़ी ना कोशिश करते हैं। तो पहली तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, पर फिर मैंने उसको दिमाग में से निकाल कर जब ध्यान से स्पीच को सुना तो स्पीच बड़ी अच्छी थी। जी। जिस तरीके से चैनल काउंट कर रहे थे कि 9 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला, 72 बार तालियां बजी, बीच में 42 से 40 मिनट का भाषण था। हाँ। अहम क्या था उस भाषण में? क्योंकि कुछ चैनल पे जो हैं जो अगेंस्ट रहते हैं हर वक्त, वो कह रहे थे कि जी ये तो नॉर्मल चीजें हैं। उनका यही मुद्दा था कि यहाँ पे 172 देशों के जो हैं पहले भी प्रतिनिधि बोल चुके हैं, 112 देशों के। तो इसमें था क्या ऐसा? लेकिन भारत के नजरिए से देखे तो इसमें क्या था? इसमें सबसे अहम चीज ये थी कि हम अपनी जो विदेश नीति है उसकी दिशा बदल रहे हैं। बिल्कुल जी। मुझे याद है वो दिन जब अमेरिका के पक्ष में अगर कोई बोले, अगर कोई पत्रकार भी कुछ कहता था तो उसको उसके ऊपर बिल्ला चिपका देते थे कि ये तो CIA का एजेंट है। जी। जी। और हमने वो दिन हमारी विदेश नीति के वो रहे हैं जब स्टालिन जैसे बंदे के साथ हमने दोस्ती की, लेकिन अमेरिका को हम बिल्कुल अमेरिका के करीब नहीं जाना चाहते थे। और फिर मुझे ये भी याद है कि जब चाइना के साथ हमारी वो जो लड़ाई हुई थी 62 में, तो जब बुरे हाल हो गए थे हमारी फौज के, उस वक्त नेहरू ने प्रेसिडेंट केनेडी को मदद मांगी थी और ये भी सुझाव दिया था कि आप इस चाइना के साथ खुद लड़ पड़ें। तो बहुत शर्मनाक वक्त था जी जी हमारी विदेश नीति का, जो हम किसी से भी हाथ मिलाने को तैयार थे जो अमेरिका के खिलाफ था जी। और समझ में मुझे कभी नहीं आया कि क्योंकि अमेरिका इन बाकी देशों से कहीं ज्यादा अच्छा देश है। वहां पे कोई वो तानाशाही नहीं थी, लोगों को पूरा अधिकार था, बिल्कुल जैसे हमारा देश है जी जी। लेकिन हम दूर रहे हैं और इससे मुझे लगता है कि हमारा नुकसान हो रहा है जी। हाँ, हम बहुत डर के जैसे लैटिन अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी अमेरिका की जी, उनका रोल वहाँ पे अच्छा नहीं रहा। पर वो तो छोटे छोटे मुल्क थे, तो उनको काबू में लाना, एक बड़े मुल्क के हाथ में वो कैद हो जाना जी, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन हमारी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं थी? हम तो इतना बड़ा देश, हमको कौन वो गुलाम बना सकता है जी इस दौर? क्योंकि वो दिन गए जब ईस्ट इंडिया कंपनी आकर कुछ कर सकती थी, लेकिन वो डर हमारे लोगों में से नहीं गया है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये समझ गया है कि
हम देश का हित क्या है जी जी, क्योंकि एक तरफ हमारी दुश्मनी है चाइना से पुरानी जी, दूसरी तरफ है हमारी दुश्मनी पाकिस्तान के साथ जी, और कल के भाषण में दोनों की तरफ इशारा किया जी, और तालियां भी खूब बजी। हाँ, क्योंकि चाइना तो दुश्मनी अमेरिका से थी पुरानी, लेकिन वो ये क्या नाम है, कारोबार भी बहुत है चाइना का अमेरिका में। जी जी, चाइना अपना वो एक्सपोर्ट वगैरह काफी करता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका की दोस्ती हुआ करती थी जी, वो जिहादी आतंकवाद की वजह से कम हो गई है और हमको इसका फायदा उठाना चाहिए और मुझे लगता है कि उठा रहे हैं नरेंद्र मोदी, जो बहुत अच्छी बात है। जी, जिस तरीके से अभी अमेरिका के हालात हैं, वहां पर नए राष्ट्रपति खोज चल रही है, तो क्या ये जो दोस्ती है ये आगे भी बढ़ती रहेगी इस तरीके से? अगर हिलरी आती है या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो उनसे भी क्या इस दिशा में भी देखा जा सकता है इस चीज को? ये कभी वो व्यक्तिगत तौर पे देशों के बीच दोस्ती नहीं होती है जी। माना कि ओबामा के साथ कुछ खास रिश्ता बनाया है मोदी ने, लेकिन जो ये नीति बनाएंगे, जो नीति इस दौरे के बाद जो शुरू होगी, वो तो बदल नहीं सकते है ना। जैसे हमने वो तय कर लिया कि वेस्टिंग हाउस तो यहाँ पे आके न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे जी। 6 शायद तय हो गया है जी, 6 बनाएंगे, तो इसको तो नहीं कोई बदलेगा। तो जो ये कई किस्म के जो इन्होंने वो फैसले लिए हैं, वो तो इतनी आसानी से नहीं बदले जाएंगे। एक बड़ी अहम चीज जो थी जिसके लिए भारत बहुत दिन से तरस रहा था, वो मिसाइल टेक्नोलॉजी वाला जो थी MTCR, उस पे लगभग जो है तय हो गया, वो फाइनल हो गया है कि उसमें सदस्यता मिल गई है। और अब जो अगला जो पड़ाव है वो न्यूक्लियर जो चीजें हैं उनके लिए जो NSG का जो चल रहा है, उसका जो पड़ाव है वो भी लग रहा है कि अब बिल्कुल करीब सा आ गया है। तो चाइना ने भी रुख नरम किया है जिस तरीके से नहीं जी, जो खबरें हैं वो ये कि चाइना थोड़ा नरम रुख कर रहा है। अगर नहीं भी करता तो क्या भारत को वहां पर अब इस यात्रा के बाद फायदा मिलने वाला बहुत ज्यादा, या फिर जिस तरह से BBC हिंदी की हेडलाइन थी, मोदी का भाषण अच्छा पर फायदा कुछ नहीं? नहीं, ये तो बकवास है जी। ये तो जो शुरू से इसके दुश्मन रहे हैं मोदी के, ये उनकी बातें हैं जी। क्योंकि मिसाइल के बारे में मुझे ना पूछना, क्योंकि मैं समझ नहीं पाई हूँ कि इससे हमको क्या लाभ होने वाला है। लेकिन सिविलियन न्यूक्लियर जो एनर्जी है, इसकी हमको सख्त जरूरत है जी। क्योंकि एक तो माना जाता है, अब सब जो वो ये पर्यावरण बचाने वाले जितने भी लोग हैं, वो सब मानते हैं कि सबसे साफ ऊर्जा न्यूक्लियर है जी। तो हमको उसका बहुत फायदा हो सकता है जी। अगर हम ये NSG में आ जाएं, तो वो जो मनमोहन सिंह ने बुश के साथ जो वो समझौता किया था जी 2009 में शायद, ये उसके फल मिल रहे हैं अब जी। क्योंकि उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने इतनी मुखालफत की जी कि जी हम तो अमेरिका के टट्टू बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे जी। तो अब अगर मोदी ये सब चीजें बदल रहा है तो बहुत सोच समझ के कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है जी। एक चीज तो इसमें जरूर देखने वाली बात होगी, हालांकि इस शो के नीचे कमेंट बहुत होंगे, भक्ति है तो मोदी भक्ति है, लेकिन मोदी जो फिलहाल कर रहे हैं वो वाकई में पार्टी से इस इल्जाम से डरना नहीं चाहिए किसी नहीं, इससे तो अब प्राउड फील करना चाहिए। मैं सच में कह रहा हूँ कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो रोज इस तरह के इल्जाम मुझे सुनने पड़ते हैं ट्विटर पे जी। तो भक्ति है, कोई हम हैं, भक्त हैं, कोई देश के लिए अच्छा कर रहा है तो उसका भक्त होने में कोई बुराई नहीं है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री अभी जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो पार्टी से ऊपर जाकर या पार्टी को भूलकर देश हित में काम करें हर जगह ही। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जो संदेश अब जाता है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अगर पुराने टाइम की देखें तो एंटी पाकिस्तान रही है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है काबुल से आते वक्त नवाज शरीफ से मिलने चले जाते हैं, और जो नीति अब बनाई है पाकिस्तान को लेकर, और जिस तरीके से उन्होंने कल साफ साफ बोल भी दिया कि आतंकवाद हमारे पड़ोस में ही है, तो चाइना और शुरुआत जी वो अटैक भी उन्होंने किया, लश्कर तैयबा, ISIS, ये सब एक जैसे हैं, इन सब का खात्मा जरूरी है। तो वो सीधे शब्दों में जो है अपनी नीति को साफ लिए हुए चल रहे हैं। एक तस्वीर मुझे याद आ गई, अफगानिस्तान में होर्डिंग लगे हुए हैं, थैंक्स धन्यवाद भारत के।
हाँ। ठीक है, तो उससे मुझे वो याद आ गया दिल्ली वाले होर्डिंग भी, कि मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। आज पूरे दिन से ट्विटर खंगाल रहा था, कुछ तो निकले ऐसा, लेकिन आज कुछ हुआ नहीं, क्योंकि डर था कहीं ट्रोल खुद ही ना हो जाए वो। अफगानिस्तान, फिर कतर के साथ, दुबई में पहले गए थे, स्विट्जरलैंड में जाके भी उन्होंने हाँ भरवाई है। चाइना पर किस तरीके का दबाव जो है वो बन रहा है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के थ्रू भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, और अब जो है उनको घेर लिया गया एक किस्म से, ये एक जबरदस्त कूटनीति है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी घेरा नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है, और वो बहुत अच्छी बात है जी। हमने बहुत डर के साथ रिश्ता जोड़ा है चाइना के साथ। हाँ, चाइना कुछ भी कर लेता है, हम चुप बैठे रहते हैं जी। हाँ, हमारे वो लद्दाख में आ जाते हैं उनके ये सैनिक, और हम फिर भी एक दो चू चू करके फिर चुप हो जाते हैं जी। तो अगर ये डट के सामना करता है चाइना का, मुझे लगता है इसका बहुत फायदा हो सकता है हमको, क्योंकि चाइना से हम कोई छोटे देश नहीं है, और अगर आर्थिक तौर पे चाइना हमसे आगे है, तो राजनीतिक तौर पे हम कहीं ज्यादा आगे हैं चाइना के जी। जैसे मेरे एक जो दोस्त ने कहा था, हम लोग चाइना में थे जी। तो वो कहने लगे कि जी ये देखें हमारी सड़कें, और ये देखें हमारे रेलवे स्टेशन, हमारे वो हवाई अड्डे वगैरह वगैरह। तो इनका जवाब, ये जो इंडियन जो उद्योगपति थे, यही था कि जी हम बेक्टेल या किसी बड़ी अमेरिकन कंपनी को ये उनके साथ सौदा करके ये सारी चीजें बनवा सकते हैं, लेकिन आप संसद कौन बनाएगा जी। हाँ जी। तो हमको हम अपने आप को नीचा समझते हैं चाइना से जी। जो हमको नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल। अब वैसे देखें तो चाइना की बहुत सारी चीजें जो मिलती हैं भारत में, जो बिकती हैं, उनको एक बार बैन कर देंगे तो बट्टा बैठ जाएगा, जो कि हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें नहीं, वो अगर वो आते रहें और हम उनका मुकाबला करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब हमारी नीतियां थी कि जी खिलौने, मिसाल के तौर पे आपको शायद मालूम होगा कि अमेरिका में तकरीबन कोई 90 या 95% जितने भी खिलौने हैं वो चाइना में बनते हैं जी। हाँ, हम भी अगर उस वक्त हमारी नीतियां ठीक होती तो हम भी बना सकते थे, और हमने कहा नहीं जी ये सिर्फ जो छोटे कारोबार हैं ये उनका काम है। हाँ, तो हमने वो होने ही नहीं देगा जी। तो अब अगर चाइना सस्ती चीजें हमको बेच रहा है, तो हम उनकी नकल करके उनको बेचें जी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कल भाषण में भी कहा था कि भारत के हर क्षेत्र में अमेरिका जो है काम कर सकता है, हमसे काम ले सकता है, जरूरत अमेरिका की हम पूरी कर सकते हैं हर क्षेत्र की, तो उससे अब लगेगा कि ये जो मार्केट है पूरा खुल जाएगा भारत का। खुलना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है खुलना जी। क्यों? क्योंकि एक तरफ से तो ये कह रहे हैं कि जी आप आइए, मेक इन इंडिया करिए, और दूसरी तरफ से जो अभी वो ये आए थे टिम कुक, हाँ, तो उनको हमने कहा कि नहीं जी आप अपने आईफोन वगैरह जो ये कह रहे थे कि हम सस्ते बेच सकते हैं अगर हम सेकंड हैंड बेचें, वो हमने रोक दिया जी। और फिर जो उनकी जो एप्पल की दुकानें हैं जो हर मुल्क में है तकरीबन जी, लेकिन यहाँ पे हम खुलने नहीं दे रहे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि नहीं जी आप पहले 30% आप हमारे यहाँ से बनवाएं, तो और हमारी वो काबिलियत नहीं है जी। तो वो सब मार्केट खुलने में देर लगेगी जी, ऐसा मुझे लगता है। तो कहीं ज्यादा देर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वैसे भी हमने देर कर रखी है। नहीं, इस सरकार के लिए कहीं देर नहीं हो जाएगी, क्योंकि 5 में से 2 साल जा चुके हैं। हाँ। और अगर हम इलेक्शन को देखते हुए, हालांकि अभी कुछ ऐसी उम्मीद है नहीं दूसरी पार्टी से, हाँ। वो पढ़ाई लिखाई में अभी हैं, हाँ। तो उससे उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो ये थर्ड फ्रंट जो है अपने अपने जगहों पर मजबूत है, हाँ। तो इसका नुकसान कहीं 3 साल बाद देखने को ना मिले 2019 में, अगर अब हमने नहीं खोला और व्यापार नहीं आया, नौकरियां नहीं, क्योंकि अभी भी नौकरियां जो हैं वो नहीं है अभी भी। वो चाहे विदेशी पैसा जितना भी आ जाए जी, वो नौकरियां तब आएंगी जब हमारे जो अपने उद्योगपति हैं ना, वो फिर से निवेश करना शुरू करेंगे। वो नहीं हुआ है, और मैं मानती हूँ कि मोदी सरकार के कि सबसे बड़ी नाकामी यही रही है, क्योंकि ये एक तरह से तो कह रहे हैं कि हमने माहौल को बिल्कुल ठीक कर दिया, आप निवेश क्यों नहीं कर रहे। दूसरी तरफ से इनका इतना जो बुरा हाल हुआ
वो पिछली सरकार के आखिरी सालों में जी उनकी आप मदद नहीं कर रहे हो, तो सब जितनी भी हमारी कंपनियां हैं वो सब तकलीफ में हैं और उनकी मदद नहीं कोई बल्कि सरकार, कई तो ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने सड़कें बनाई हैं या बहुत बड़े बड़े सॉरी पुल वगैरह बनाए हैं जी। और ये सब पैसा सरकार के पास है जो इनको देना चाहिए, बकाया है जी। तो वो भी नहीं ठीक किया। तो ये नौकरियां तब शुरू होंगी जब दोबारा वो माहौल बने सॉरी जो कभी था जी, जब हमारी कंपनियां बहुत बड़ी बन गई थी जी, और हमारे उद्योगपति जाके इंग्लैंड की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रहे थे जी 2004 के आसपास। हाँ, तो वो जो वाजपेयी के दौर में था जी। फिर इन लोगों ने इतना हाल बिगाड़ा कि वक्त तो लगेगा, लेकिन इस सरकार को कोई ठोस कदम तो उठाने चाहिए और नहीं उठाए हैं अभी तक। जी। अगर बात की जाए विदेश नीति की, तो उसमें 100 में से 100 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने जापान के साथ हो, चाहे फिर रशिया के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो, संबंध बनाए हैं, वो वाकई में काबिल तारीफ है। हाँ, वाकई जी। एनएसजी की उम्मीद क्या कर सकते हैं? चाइना साथ ना देगा तो ये चीजें उसमें शामिल हो सकते हैं? चाइना साथ ना मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ इसके बारे में, लेकिन सुना तो ये है, जो एक्सपर्ट हैं वो तो कहते हैं अभी वक्त लगेगा, क्योंकि चाइना अगर राजी नहीं होता है तो मुश्किल। जी, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये यात्रा रही है और जो शुरुआती यात्रा थी पिछले साल की, बहुत कामयाब रही जी। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में जो था, तिरंगा लहराया था, और अब जो संसद में उन्होंने भाषण दिया है यहाँ पर कांग्रेस की इसमें, तो वो भी बड़ा एक देखने वाली चीज थी, बढ़िया वाली चीज थी। और कहते हैं कि जब 1898 में शायद या 19वीं शताब्दी में जब शुरू में गए थे विवेकानंद जी, तो 2 मिनट और कुछ सेकंड तक तालियां बजती रही थी उनके अभिवादन के लिए। और मोदी ने यहाँ पे ज्यादा किया है, 3 मिनट 38 सेकंड बोल रहे हैं कि इतनी तालियां बजती रही हैं। तुम टाइमिंग कर रहे थे? जी, मैं ये देख रहा था कि वहां पर लोग बहुत कामयाब रहा। जी, जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया वो वाकई में, और बाद में तारीफ हुई, और ऑटोग्राफ लेते हुए क्या आपने देखे थे? हाँ, नहीं वो सब देखा, पर आपको अच्छा लगा क्या कि अंग्रेजी में बोले? दमदार तो वो मातृभाषा जो होती है ना, जिस तरीके से वो करते हैं उसी में रहता, लेकिन कह सकते हैं कि चलो हमारे प्रधानमंत्री अब अंग्रेजी भी अच्छी बोलने लगे, पहले से इम्प्रूवमेंट है ना, तो वो चीज ठीक है। तो अगर इम्प्रूव कर रहे हैं और वर्ल्ड लीडर बन रहे हैं जिस तरीके से वो आए हैं परिदृश्य में, तो वो अच्छा है, अच्छा लगा था। लेकिन हिंदी में होता तो मजा अलग ही था, वो मुझे ऐसा लगा। हाँ, जिस तरीके से उनकी रैलियों में भाषण होते हैं, अगर वो होता तो अलग ही मजा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे जो देशवासी हैं वो तो अंग्रेजी नहीं बोलते हैं जी, तो अगर वो उनको दिखता कि ये हिंदी में वहां पे जाके बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता देश को। जी, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, आप सही कह रहे हैं। क्योंकि आप जैसे हम देख रहे हैं 1947 में जब आजाद हुए थे तो पहला भाषण ही अंग्रेजी में गया था, अंग्रेजी में, तो वो बड़े मायने रखती हैं चीजें। हालांकि आज हम ज्यादा शिक्षित हैं, 70% क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दमदार तरीके से हिंदी में भाषण देते तो अच्छा रहता, बहुत मजा आता। लेकिन इस भाषण को भी हम पूरे मार्क्स देके उनको पास कर देते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी कीट क्रिकेट जो हैं वो जल्दी इस भाषण की जो है आलोचनाएं शुरू करें। आज हुई नहीं है, मैं यही देख रहा हूँ, अभी तक कोई ट्वीट ऐसा नहीं मिला मुझे, कोई ऐसी चीज नहीं आई अभी तक जो उस भाषण के खिलाफ हो। हाँ, नहीं, तारीफ ही पड़ी है अभी तक। हाँ, तो वो कुछ लोग थे जिन्होंने साइन करके भेजा था कि वीजा ना मिले, तो अब तो जो है खुद लोग ड्राइव करके मेक्सिको के जो राष्ट्रपति थे वो खाना खिलाने ले जा रहे हैं वहां पे सांसद खड़े हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं, और रिकॉर्ड तालियां बज रही हैं। तो ये देखो कितनी जल्दी जमाना बदलता है। जी, तो ये बदला हुआ जमाना भारत के पक्ष में, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक भी हो और अच्छे से हम आगे बढ़े। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मशहूर कॉलमनिस्ट तवलीन सिंह जी। वाकई में भाषण बहुत बढ़िया था और ये यात्रा बेहद सफल रही है, ये कहना है तवलीन सिंह जी का। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।